गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे एंड सभी लोग अपना लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं, ठीक है, डेली बेसिस पे, क्योंकि रिवीजन इज द की टू दी सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन होगी उतना ज्यादा कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग होगा, उतना बेहतर तरीके से हम चीजों को समझ पाएंगे और जितने ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और आजकल के जमाने में आपको पता है एग्जाम के अंदर कैसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसी स्टेट हुआ करती थी जो बिल्कुल बेरक बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन उन्होंने भी अपना इन कुछ सालों के अंदर अभी रिसेंटली इन्होंने क्या करा है, अपना भी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो भी बदल दिया है। तो इसीलिए आजकल के जो टाइम है, जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लॉजिकल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जा रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और जजमेंट्स आपने कितने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो अगर ये दो चीजें हमारे हाथ में होगी तो हमारे को कोई हरा नहीं सकेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा मैं भी अपने पोर्टल को ऑन कर लेता हूं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो टीपीए है वो हमारा 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ था। 137 सेक्शंस है और टीपीए के अंदर टोटल 137 सेक्शंस है और टीपीए जो है लागू होता है उन्हीं केवल ट्रांसफर का मतलब हमने पढ़ा था। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि ट्रांसफर कोई भी प्रॉपर्टी को किया जा रहा है, यानी कि कन्वे किया जा रहा है, यानी कि डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। सेल की मदद से, मॉर्गेज की मदद से, लीज की मदद से, गिफ्ट की मदद से, एक्शनेबल क्लेम्स की मदद से, ठीक है। अब प्रॉपर्टी यहां पे क्या मतलब है, प्रॉपर्टी दोनों तरह की हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। और कहां कहां मूवेबल होगी, कहां कहां इमूवेबल होगी, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था और लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ाया भी था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो सेल की बात करी जा रही है तो सेल का जो कंसेप्ट है हमारे टीपीए के अंदर सेक्शन 54 से 57। फिर हमने कहा था मॉर्गेज, मॉर्गेज का जो कंसेप्ट है हमारा सेक्शन में 58 से लेके सेक्शन में 104 तक हमारा ये कंसेप्ट आता है। फिर हमने बात करी थी लीज की, लीज का जो हमारा कंसेप्ट है सेक्शन में 105 से लेके 1117 तक आता है। लेकिन अगर मैं मॉर्गेज के ऊपर दोबारा हूं तो मॉर्गेज का कंसेप्ट जो हमारा सेक्शन नंबर 58 से लेके 104 तक आता है, उसी के अंदर एक चार्ज का टॉपिक आता है सेक्शन में 100 में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हमने लीज के बारे में बात करी थी 105 से लेके 1117 तक। अब इसके अंदर फिर हमने बात करी थी गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट का जो कंसेप्ट है 122 से लेके 129 तक आता है, लेकिन 118 से लेके 121 तक एक हमारा एक्सचेंज का टॉपिक भी आता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें याद रखनी होती है। और टीपीए कैसे क्लासिफाई किया हुआ है इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए। फिर लास्ट कंसेप्ट हमने एक्शनेबल क्लेम्स का पढ़ा था, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल क्लेम्स, कि एक्शनेबल क्लेम्स केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूट होते, ट्रांसफर करे जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, सेक्शन 130 से 137। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो सेक्शन 1 से लेके 4 है वो प्रिलिमिनरी बात करते हैं, सेक्शन 5 से लेके 53 कैपिटल ए तक डॉक्ट्राइन्स के बारे में बात करते हैं। इसको फर्दर मैंने क्लासिफाई करा था सेक्शन 5 से लेके 9 तक। हमारे को बता रखा है सेक्शन 5 में व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और सेक्शन 6 में व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है या कोई ऐसा राइट तो नहीं है कि जो हमारे को ट्रांसफरेबल नेचर का ना हो फिर भी हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसा राइट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। वो आज की क्लास में और थोड़ा एक्सटेंड में करूंगा इस चीज को। फिर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 7 कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी, सेक्शन नंबर 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, सेक्शन नंबर 9 के अंदर हमने क्या कहा था, ओरल ट्रांसफर के बारे में बात करी थी। फिर मैंने क्या कहा था, सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन 53 कैपिटल ए तक डॉक्ट्राइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने एक डॉक्ट्राइन भी आपको ओवरव्यू देने के लिए बताई थी, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, कि अगर कोई प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं ये चाहता हूं भाई जीवन भर तक मेरी रहे, मेरे मरने के बाद भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ही रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं। तो इसीलिए एक डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ, रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। रूल ऑफ परपेचुटी नहीं है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी है। कि जो परपेचुटी का मतलब क्या होता है? परपेचुटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो जीवन भर तक के लिए आपकी हो, उसको बोलते हैं परपेचुटी। तो हमारे टीपीए में रूल अगेंस्ट परपेचुटी है या रूल ऑफ परपेचुटी है? रूल अगेंस्ट है, सेक्शन नंबर 14। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको प्रॉपर्टी जो आपको टाई अप करनी है तो एक लिमिट तक कर सकते हो, कि जब तक आप जिंदा हो प्रॉपर्टी आपकी, आपके मरने के बाद किसी और की हो जाएगी, या जब तक आप जिंदा हो आपको अगर किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है कर दो, टीपीए लागू होगा। लेकिन ये मत कहना जीवन भर तक आपकी रहेगी, मेरी आस्था जुड़ी हुई है इस प्रॉपर्टी से, मरने के बाद मैं पुनर्जन्म लेऊंगा, इस प्रॉपर्टी में लेऊंगा, ऐसी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही कर दो भैया जीवन भर तक। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का होगा, सरकार को फीस जाएगी, इसलिए प्रॉपर्टी का सर्कुलेशन होना जरूरी है। प्रॉपर्टी का सर्कुलेशन होना जरूरी है।
और एक हमने कहा था कि आप प्रॉपर्टी एक लिमिट तक टाई अप कर सकते हो, परमानेंट टाई अप प्रॉपर्टी आप नहीं कर सकते, एक लिमिट तक। जैसे कि सेक्शन 13 मैंने आपको जिक्र करा था लास्ट क्लास के अंदर कि एक प्रॉपर्टी आपको अगर टाई अप करनी है तो अनबॉर्न चाइल्ड तक कर दो, कि जब तक पेट में बच्चा है, ठीक है, तो उसके नाम पे आप प्रॉपर्टी कर सकते हो। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो प्रॉपर्टी आपके नाम से, आप उसके ओनरशिप से हटाकर वो बच्चा हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। सेक्शन नंबर 13 ये बारे में बात करता है। अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैंने आपका एक दिमाग खोलने के लिए, मैंने बोला ना डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया किस तरह के डॉक्ट्राइन होते हैं, तो इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बात हमने लास्ट क्लास के अंदर करी थी, और कोई भी ऐसी बात छूट गई हो तो मुझे बता दो। और मैंने एक्शनेबल क्लेम्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और एक एक मतलब बताया था कि एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट्स। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट्स। और फिर मैंने एक लास्ट पॉइंट ये भी बताया था कि स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है, स्टेट की अपनी लाइबिलिटी है। क्या चीज की लाइबिलिटी है स्टेट की? कि स्टेट जो है अपनी प्रॉपर्टीज जो है इंडिविजुअल्स की, हमारी भाई हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखे, हमारी प्रॉपर्टी को एक रजिस्ट्रेशन कराए, जिससे कि हमारे दिमाग में हमारे मन में कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी मेरी है, किसी की नहीं है, मेरी है। तो मेरे को कंफर्मेशन देने के लिए रजिस्टर कराए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है 1908, जो मैंने कहा है टीपीए जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा 5-7 क्लास लेके मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब एक नया मतलब अब थोड़ा सा और हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और कहानी को बढ़ाते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किन किन तरह से हो सकती है, मैंने आपको बताया था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अपना अब टीपीए के थोड़ा सा दिमाग से हम समझेंगे। वैसे तो ट्रांसफर जो है सक्सेशन के जरिए हो सकती है, विल के जरिए हो सकती है, इंटरवायोज हो सकती है, ठीक है। यही तरह से मैंने आपको बताया था, बट मैं अभी ये चीज डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं बताने आया हूं प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो एक तो कन्वे करना, डिलीवर करना, इस तरह से प्रॉपर्टी दे देंगे कि ये प्रॉपर्टी है रश्मिता आप खरीदना चाहते हो, ये लो मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ये एक तरीका है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, कन्वे करना, डिलीवर करना, ठीक है। और बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज कि मेरा अब जैसे कि मैं हूं और मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता हूं, रश्मिता खरीदना चाहते हो आप, ठीक है। चलो, तो आप जब प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो तो अब आपके और मेरे बीच में खरीदना, मैं वर्ड गलत बोल रहा हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूं रश्मिता को। तो रश्मिता मेरे बीच की बात है ना कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करेंगे भाई, सेल करके कर सकते हैं, मॉर्गेज करके कर सकते हैं, लीज करके कर सकते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं गिफ्ट करके कर सकता हूं, हाँ है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। और एक्शनेबल क्लेम्स में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, गिफ्ट में मूवेबल इमूवेबल दोनों आती है, लेकिन सेल में केवल इमूवेबल आएगी अगर टीपीए कानून एप्लीकेबल करना है तो, ठीक है। जैसे मैं मोबाइल का एग्जांपल दे रहा था, मोबाइल नहीं कवर होगा सेल के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह ये सब कानून आ जाते हैं, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? सिंपल लग रही है, इजी लग रही है, ठीक है। तो सेल के जरिए, मॉर्गेज के जरिए, लीज के जरिए और अपना गिफ्ट के जरिए, एक्शनेबल क्लेम्स के जरिए, हम दोनों की मर्जी है हम प्रॉपर्टी अपनी कैसे और कौन सी वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये जो दोनों ट्रांसफर की बात हो रही है, कन्वे करना, डिलीवर करना, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज करना, अब इसके बीच में अपना एक कंसिडरेशन होना चाहिए। भाई मैं चाहता हूं रश्मिता आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदो और मैं बेचना चाहता हूं। रश्मिता कहती है हाँ जी सर मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूं। मैं ठीक है, बल्ले बल्ले, फिर तो मैं 50 लाख की खरीदूंगा। तो रश्मिता आप मुझे 50 लाख रुपए दोगी और मैं जो आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, आपके नाम कराऊंगा, आपके नाम पे रजिस्टर कराऊंगा, हाँ है ना। तो कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी यह हो सकता है कंसिडरेशन की कोई जरूरत ना हो, जैसे कि गिफ्ट, जैसे कि गिफ्ट, हाँ है ना, कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है लेकिन उसके बदले में कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। तो मेरा पेन कहां गया? हाँ बोलो, ठीक है। वैसे तो इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्शनेबल क्लेम्स, और यहां पे याद रखिएगा वॉलंटरी ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। टीपीए कानून जब भी पिक्चर में आएगा जब ट्रांसफर जो है वॉलंटरी करा गया है, मेरी इच्छा अनुसार कि हाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूं, सामने वाले की भी यही इच्छा है कि हाँ मैं प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवाना चाहता हूं। इच्छा, वॉलंटरी ट्रांसफर होना जरूरी है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, याद रखना, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। अब एक तरीका होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर करा, कि कोर्ट ने ऑर्डर करा, डिग्री कोई सूट चल रहा हो तो कोर्ट ने ऑर्डर करा कि ये प्रॉपर्टी ए नाम का व्यक्ति बी को ट्रांसफर करो तुम, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट का अगर ऑर्डर के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है वो टीपीए कानून में गवर्न्ड नहीं होता है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये भी हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लेते हैं कोर्ट ने ऑर्डर किया प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जाए, इमूवेबल बॉडी को ट्रांसफर किया जाए, तो क्या वो टीपीए से गवर्न होगा? अगर होगा तो कौन से सेक्शन में होगा? क्योंकि सर ने तो हमें ये चीज पढ़ाई नहीं है।
सर ने सेल के सेक्शन बता दिए, मॉर्गेज, लीज और अपना गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम्स के बता दिए, बट ऐसा कोर्ट के ऑर्डर का तो ट्रांसफर सर ने हमें बताया ही नहीं। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि टीपीए में है ही नहीं, तुम्हें कहां से बताऊं? ठीक है, अब मैं पार्लियामेंट थोड़ी ना कुछ अमेंडमेंट करके नया कंसेप्ट डाल दूंगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। ये भी एक ये बात समझ में आ गई कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या तो कन्वे करके, डिलीवर करके और बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है, सेल, मॉर्गेज, लीज और अपना एक्शनेबल क्लेम्स और अपना वॉलंटरी ट्रांसफर होना जरूरी होता है। चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ गई है। अभी के क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप अपनी कॉपीज में भी लिख सकते हो। ये क्लास नोट्स हैं और पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। जब जो जो टॉपिक्स पे हमारे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं ना, जो जो टॉपिक्स पे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के अंदर मैं कैसे तरीके से लिखूंगा, कौन सा मेरे को क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तो वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहां पे आता है कि एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था पहली वाली क्लास में कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है ना विल के जरिए भी होता है। कि मैं जिंदा हूं, अभी मैंने एक विल बना दी कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी एक्स नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये भी तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा हूं बाय वे ऑफ विल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विल के जरिए किया जाता है तो क्या ये टीपी एक्ट से गवर्न होता है क्या? इसका जवाब मैंने कल की क्लास में दिया था, पहली क्लास में दे दिया था। इसका जवाब क्या है? नो। क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ विल वेयर पर्सन कैन ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी। विल बना के भी आप अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति विल के जरिए अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है या मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, तो क्या यहां पे टीपीए कानून आएगा? नो, बिकॉज टीपीए कानून केवल और केवल लागू होता है इंटरवायर्स ट्रांसफर के लिए। जीते जी लोगों के द्वारा अगर प्रॉपर्टी का खरीदना, बेचना, सेल करना, मॉर्गेज करना, लीज करना, गिफ्ट करना और अपना एक्शनेबल क्लेम्स को ट्रांसफर करना, और वो सारे मैं सेक्शन 6 की बात है उसको बाद में डिस्कस करूंगा कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है वो ट्रांसफरेबल इन नेचर की होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा आप चीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो वो अपने आप में ट्रांसफरेबल इन नेचर नहीं है फिर भी ट्रांसफर करे जा रहे हो, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करी जाती है ओनली बिटवीन इंटरवायर्स पार्टीज। ठीक है, ओनली बिटवीन इंटरवायर्स पार्टीज। ठीक है, इंटरवायर्स मतलब जीते जी पार्टीज के द्वारा, जिंदा लोगों के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मैंने वर्ड यूज करा जिंदा लोगों के द्वारा, इंटरवायर्स। तो एक सेक्शन नंबर 13 आता है। भाई हमने सर आपने अभी एक चीज हमारे को पढ़ाई थी कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है ऐसे बंदे को जो अनबॉर्न है। हाँ है ना, सेक्शन नंबर 13, अनबॉर्न चाइल्ड तक भी आप अपनी प्रॉपर्टी को टाई अप कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सेप्शन है, ये इस क्वेश्चन का एक्सेप्शन है। जैसे कि सेक्शन नंबर 13 अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो आप अनबॉर्न चाइल्ड तक के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। आप अनबॉर्न चाइल्ड को भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक सेक्शन नंबर 14 आता है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी परमानेंटली अपने पास टाई अप करके नहीं रख सकते हो। यह भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि आप सर्कुलेशन करना बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी का, सर्कुलेशन नहीं होगी तो काम बेकार रहेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो, तो ये ना मेंस के क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के अंदर, तो इसका डायरेक्ट आपको फ्लो में एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए कि भाई देखो विल का कंसेप्ट है तो उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर कोई बंदा कर रहा है तो क्या टीपीए गवर्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर केवल और केवल टीपीए के अंदर इंटरवायर्स करी जाती है। बट इसके एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 13 की प्रॉपर्टी टाई अप कर सकते हो अनबॉर्न चाइल्ड तक के लिए भी, हालांकि वो जिंदा व्यक्ति नहीं है बट टाई अप कर सकते हो। सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, चलो एक ये बात आ जाती है। अब ना एक नोट बना के लिख लो, यहां तक का अगर आपने नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपका दिमाग शार्प है तो दिमाग में भी रख सकते हो, दिमाग में भी नोट डाउन कर सकते हो। बट मेरा मानना यह है कि हमारा दिमाग शार्प केवल बैच तक रहता है, इसके बाद हमारे को अपने नोट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जितनी चीजें आप अपनी कॉपी में लिखो, जितनी मेरी मुंह से बातें निकल रही हैं उतनी अगर कॉपी में लिखते रहोगे तो वो ज्यादा टाइम तक आप याद कर सकते हो। अरे यार सर ने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी लाइव क्लास के अंदर, मैं कॉपी खोलो डायरेक्ट वो नोट डाउन कर, वो अपना नोट डाउन करते चलो। और फायदा ये होता है कि मान लेते लाइव क्लास में अगर कोई बात आपसे लिखनी रह गई है तो भाई यही क्लास आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी,
ठीक है, तो रिकॉर्डेड में दोबारा तिबारा जितनी बार देखनी हो वो देखने के बाद में 2x मोड पे देख लो। ठीक है, कि हाँ यार मैं रिवाइज कर लेता हूं सर ने क्या पढ़ाया था। कि 6 बजे क्लास होती है तो 5 बजे आप 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है तो 1 घंटे के अंदर 5 बजे बैठ गए, 5 से 5:30 या 6 बजे से पहले पहले जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसको दोबारा देख लिया। कोई चीज रह गई हो तो वो हो गया, एक तो रिवाइज भी हो जाएगा, ऊपर से जो मिसिंग चीज होगी वो भी आपकी इवेल्युएट हो जाएगी। तो ये एक मूड्स होते हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। मैंने एक चीज आपको एक डायलॉग बता रखा है पहले से, जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, जिस चीज को जितना टाइम दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। आप अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे ढील देना छोड़ दो, आप भूलने लग जाओगे सब कुछ, एग्जाम प्रेशर आने लग जाएगा। लेकिन जिस चीज को आप टाइम दोगे वो चीज आपके साथ जीवन भर बरकरार रहेगी। दोस्ती को ले लो, अपनी दोस्ती में टाइम देना छोड़ दो, वो दोस्त आपके ऊपर भला बुरा बोलने लग जाएगा। ठीक है, कि यार ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ये तो वैसी थी। समझ रहे हो मेरी बात? जिस चीज को जितना टाइम दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी एक टाइम आने पे, ये मेरा दावा है। अभी मैं आपको बताना, अभी मैं मेंस के क्वेश्चन देख रहा था जो हरियाणा जुडिशरी में आए हैं ना, एक भी क्वेश्चन मुझे, अभी सारे नहीं देखे मैंने, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे, उनके आंसर्स मैंने इवेल्युएट करे। ठीक है, अपना हिसाब से जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो, अगर मैंने जिस लहजे से आपको पढ़ाया है, जो केस लॉज मैंने आपको पढ़ाए हैं, कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। सिंपल सी कहानियां हैं, सिंपल सी बातें पूछ रखी थी इसके अंदर, बट मैंने कहा कि इस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख गए तो जुडिशरी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपना पढ़ाई कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहो। 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट मेंस के लिखते रहो, बुक्स मैंने आपको बताई हुई हैं। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप बनोगे। प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन के जवाब आपको लाइव क्लास अटेंड करने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ एक नोट बना के लिखो, जरा यहां भी लिख लो, एक नोट बना के लिख लो, नोट करके लिख लो। द प्रॉपर्टी विच नीड्स टू बी ट्रांसफर, द प्रॉपर्टी विच नीड्स टू बी ट्रांसफर, द प्रॉपर्टी विच नीड्स टू बी ट्रांसफर, द प्रॉपर्टी विच नीड्स टू बी ट्रांसफर shall be transferable in nature, shall be ट्रांसफरेबल इन नेचर। ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन नंबर 6, ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन नंबर 6। अभी पहले सेक्शन नंबर 6 को मैं अपनी लहजे से समझा देता हूं, फिर बेरक पढ़ेंगे। सेक्शन 5 मैंने ही बता दिया सब कहानी जो थी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टीपी है ना, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब बता दिया मैंने। ठीक है, ये सब बता दिया, इतना पढ़ लिया आपने तो सेक्शन 5 आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो नोट बना के लिख लिया, the property which needs to be transferred shall be transferable in nature, ब्रैकेट में फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन नंबर 6। ठीक है, अब क्या, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 6 की कहानी के ऊपर कि भाई साहब ये सेक्शन नंबर 6 की कहानी है तो है क्या। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 की कहानी है तो है क्या। सेक्शन नंबर 6 एक लाइन बोलता है, एक डायलॉग बोलता है, व्हाट प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफरेबल, व्हाट प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफरेबल, what properties may be transferable। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको हम ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, जिनको हम ट्रांसफरेबल बना सकते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, ट्रांसफरेबल इन नेचर। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 कहता है। अब इसका सीधा मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, अकॉर्डिंग टू दी सेलमेंट, अकॉर्डिंग टू दी सेलमेंट प्रॉपर्टी मींस बंडल ऑफ राइट्स। कि केवल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात नहीं है, प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात नहीं है, प्रॉपर्टी में से निकलने वाले राइट्स भी आपके वो भी आपके अपने आप में प्रॉपर्टी मानी जाती है। प्रॉपर्टी में से निकलने वाले राइट्स भी आपके क्या माने जाते हैं, प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा एक ये मकान है, ठीक है, तो मैंने मकान ए नाम के व्यक्ति को रहने के लिए दिया और मैंने बोला ए नाम के व्यक्ति देखो तुम जो है 10,000 रुपए महीने पे मेरा घर किराए पे ले रहे हो तो हर महीने 10,000 रुपए पहुंचा देना, दे देना। तो यानी कि मैं, एक क्वेश्चन यहां पे आता है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे जो दी है तो जो उसमें से मेरा रेंट कलेक्ट करने का अधिकार है, मेरा राइट है नहीं है, कलेक्शन ऑफ रेंट का मेरा राइट है,
तो ये जो राइट मेरा अराइज हुआ मेरी प्रॉपर्टी में से, तो वो कलेक्शन ऑफ राइट अपने आप में क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट हो गया। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट हो गया। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। बंडल ऑफ राइट्स। अब ये राइट्स के तौर पे ये राइट अपना ट्रांसफरेबल इन नेचर का होना चाहिए या नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर का अगर है तो क्या उस अधिकार को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन यहां पे आता है। ठीक है, सेक्शन 6 से हमारे को ये क्वेश्चन का जवाब निकलने मतलब ये क्वेश्चन का जवाब हमें मिलता है कि अगर कोई भी राइट ट्रांसफरेबल इन नेचर का है तो वो तो टीपीए से गवर्न होगा। लेकिन अगर कोई राइट नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर है, और ये क्या होता है नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर का राइट, मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा। अब ये जो राइट है, यहां पे एक लाइन लिख लो जरा, यहां पे एक लाइन लिख लो, यहां पे एक लाइन लिख लो जो मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझने में और क्लियर करेंगे, जो मुझे लगता है कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग में क्लियर करा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया एक राइट जो है वो आपका ट्रांसफरेबल इन नेचर का होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर ट्रांसफरेबल इन नेचर का है यानी कि जो रेंट कलेक्ट करने का मेरा जो राइट है वो मेरा राइट है, और वो मेरा अपने आप में बंडल ऑफ राइट आ गया, यानी मेरी वो प्रॉपर्टी आ गया। मेरा कलेक्शन ऑफ रेंट, जो मैं अपना कलेक्शन ऑफ रेंट लेने का, मेरा रेंट कलेक्ट करने का जो मेरा राइट है वो अपने आप में प्रॉपर्टी हो गई। हाँ है ना, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रश्मिता आप मेरी एजेंट बन जाओ, या मेरी बतेरी प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दे रखी है, अब मैं सब घर घर जाके रेंट कलेक्ट नहीं कर सकता हूं, तो रश्मिता आप मेरे बदले में रेंट मोहल्ले में से कलेक्ट करके आते रहो। तो क्या मेरा कलेक्शन ऑफ रेंट का जो राइट है वो ट्रांसफरेबल नेचर का है? हाँ है। मैं राइट ट्रांसफर कर सकता हूं किसी अन्य व्यक्ति को? हाँ कर सकता हूं। तो क्या ये टीपीए से गवर्न होगा? बिल्कुल होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब एक लाइन लिखो यहां पे, जरा एक लाइन लिखो, at the same time comma, there are possibilities where rights were non transferable in nature. At the same time, अच्छा सुनील जी कह रहे सर नोटिफिकेशन कोई नहीं आई थी। कोई बात नहीं सुनील जी, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करूंगा, कोई बात नहीं सुनील जी, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ ग्रुप पे मैसेज नहीं गया होगा आपके कि क्लास 6 बजे है। ठीक है, वैसे कर दूंगा मैसेज। ठीक, पर सुनील जी आपका कुछ छूटा नहीं है इतना ज्यादा, आप एक बार रिकॉर्डेड में भी दोबारा देख लोगे ना, आपको नोट्स लिखने में आसानी भी रहेगी और समझ में आ जाएगा। मतलब समझ लो 5-7 मिनट का आपका रहा है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो पहले आप सुनील जी एक बार सेक्शन नंबर 6 की हेडिंग डाल लो। ठीक है, हमने चर्चा मेजरली चर्चा हमने पुरानी वाली लास्ट क्लास की ही करी थी, और नया कंसेप्ट हमने एक छोटा सा समझा था। ठीक है, वो आप 2 मिनट में समझ जाओगे। सेक्शन नंबर 6 की एक हेडिंग बना लीजिए, व्हाट प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफरेबल। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सेलमेंट हमने प्रॉपर्टी का क्या मतलब सीखा था? प्रॉपर्टी का मतलब बंडल ऑफ राइट्स। अब बंडल ऑफ राइट्स के अंदर मैंने क्या कहा था? भाई मेरा ऐसा मेरे पे जो अधिकार है वो अधिकार ट्रांसफरेबल इन नेचर का हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर का हो सकता है। अगर ट्रांसफरेबल इन नेचर का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर का है वहां दिक्कत वाली बात है कि क्या वो टीपीए से गवर्न होगा, टीपीए ने इसके बारे में कुछ बात करी हुई है नहीं करी हुई है, वो मैं चीज लिखवा रहा हूं ये वाला पॉइंट पे कि एट द सेम टाइम देयर वर पॉसिबिलिटीज वेयर राइट्स आर नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब इसके लिए इसके नीचे आप इस चीज को और इलेबोरेट करने के लिए यहां पे एक एग्जांपल लिख सकते हो। जब आप कभी आगे चल के रिवाइज करोगे 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जब अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो तब आपको यहां पे डाउट आएगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल ये लिख लीजिए कि मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है, वो अपना जुडिशरी के अंदर सेलेक्ट हो गया, उसने जुडिशरी का अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम दिया, इंटरव्यू का एग्जाम दिया, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया ए नाम के व्यक्ति का कि ए नाम के व्यक्ति यू आर सिलेक्टेड फॉर स्टेट जुडिशरी, यू हैव क्लियर द स्टेट जुडिशरी एग्जाम एंड आप आ जाइए भाई, आप जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट पे आप आ जाइए। ठीक है, और ठीक है जी, कहानी यहां से शुरू हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि कैन ए ट्रांसफर हिज पोस्ट टू बी? क्वेश्चन मार्क। क्या ए नाम का व्यक्ति अपनी पोस्ट
बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है क्या, यह क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि यह भी एक तरह का राइट है। हाँ या ना भाई, जुडिशरी में मेरा एग्जाम में क्लियर हो चुका हूं, तो वो पोस्ट का मेरा लेने का राइट है नहीं है, उस पोस्ट पे बैठने का मेरा राइट है या नहीं है। भाई मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम निकाला, मेंस का एग्जाम निकाला, इंटरव्यू का एग्जाम निकाला, मेरिट लिस्ट पे मेरा नाम आ गया, अब मेरे पे उस चेयर पे बैठने का राइट है नहीं है। अब राइट है, बंडल ऑफ राइट्स यानी कि प्रॉपर्टी है, हाँ है ना। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या ए नाम का व्यक्ति वो जो राइट है वो अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है क्या किसी बी नाम के व्यक्ति को? नहीं कर सकता। रश्मि कैसे कर सकता बताना जरा। आप जुडिशरी में सिलेक्ट हो गई, आप अपनी जगह मुझे बिठा दोगी कि मेरे को चेयर पे मत बिठाओ, आयुष सर को बिठा दो, कैसा कर सकते हो? नहीं यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आयुष सर को चेयर पे बैठना है तो उनको भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का पेपर निकालना पड़ेगा, मेरिट में नाम लाना पड़ेगा, हाँ है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है, कैन ए ट्रांसफर हिज राइट टू बी? क्वेश्चन मार्क। द आंसर इज नो। तो ये एक ऐसा राइट हो गया जो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर, नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर का हो गया है। समझ में आ गई मेरी बात? थोड़ा दिमाग खुला कि कौन कौन से राइट्स हमारे नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, जुडिशरी पोस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल राइट। जुडिशरी पोस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल राइट। एक और छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए यहां पे। एक तो लिख दिया जुडिशरी पोस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ऐसे बहुत सारे राइट होते हैं। एक और पॉइंट लिख लो कि जॉब पे जा रहे हैं, अब मान लेते हैं सुनील जी आप जॉब पे जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ के लिए हायर करा हुआ है। बट सुनील जी आप कह रहे हो कि भाई मुझे सैलरी मत दो, आयुष सर को सैलरी दे दो, जॉब पे मैं जाऊंगा, सैलरी आयुष सर को दे दो। कैसा हो सकता है क्या? कि पेंशन जो है वो मुझे मत दो, आयुष सर को दे दो। कैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इससे हमारे को एक बात और पता लगी, सैलरी और जो पेंशन होते हैं, वो जो राइट होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर के होते हैं। जो सैलरी और जो पेंशन होते हैं, दैट एक्सेट्रा, सैलरी, पेंशन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक्सेट्रा, आर नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। अब अगर राइट है तो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? थोड़ा दिमाग खुला नहीं खुला? अरे बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, लिखते चलो। ये सारी चीजें आपको जीवन में बहुत आगे चल के काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाता हूं, क्योंकि एग्जामिनर आपका वही सोच से आपको परेशान करेगा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 6 अगर हम बेरेक्ट का अपना खोलते हैं, आप लोग भी अपने बेरेक्स को एक बार ओपन करके देख सकते हो सेक्शन नंबर 6 के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है, मैं यहां पे भी खोल के दिखा देता हूं। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, ये रहा। हाँ, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, ऐसी कौन कौन से चीजें हैं जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब सीधी बात तो ये क्लियर हो गई, अगर नॉन ट्रांसफरेबल है तो उसको टीपीए कुछ तवज्जो नहीं देता है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ठीक है, टीपीए क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफरेबल। प्रॉपर्टी कोई भी काइंड की हो, प्रॉपर्टी कोई भी काइंड की हो, लेकिन वो ट्रांसफरेबल इन नेचर होनी चाहिए, वो ट्रांसफर्ड करी जा सकती है। ठीक है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। लेकिन अगर कोई कानून, अगर टीपीए ने या कोई अन्य कानून ने ये बोला हुआ है कि भाई देखो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि प्रॉपर्टी मतलब राइट्स, ये वाले राइट्स ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, तो उन चीजों को ट्रांसफरेबल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जुडिशरी पोस्ट हमारी ट्रांसफरेबल नेचर नहीं है, तो वो टीपीए भी कहता है और कोई अन्य कानून भी कहता है, तो वो ट्रांसफरेबल नेचर नहीं होंगी। सैलरी, पेंशन, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, तो इस पे टीपीए सेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन 6 टीपीए का एप्लीकेबल होता है केवल और केवल ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो ट्रांसफरेबल इन नेचर नहीं होती है। The chance of heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of kingsman, ठीक है, a mere right of re-entry, easement cannot be transferred apart from the dominant। ये मतलब कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर के हैं। ठीक है, ये हमारे को कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर के हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरी बात? चलो अब हम थोड़ा सा सेक्शन नंबर 3 की तरफ, सेक्शन नंबर 7 को भी एक ओवरव्यू दे देता हूं। रश्मिता जी, सेक्शन नंबर 60 जो है वो हमारा सीपीसी का, वो बात क्या करता है? सेक्शन नंबर 60 हमारा सीपीसी का क्या बात करता है? कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, ट्रांसफर थोड़ी ना हो रहा है, तो अटैच के, और वो भी कोर्ट के ऑर्डर के जरिए करी जाती है। और मैंने क्या कहा था, कोर्ट के ऑर्डर के जरिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो वो अपना टीपीए से गवर्न नहीं होगी। हाँ है ना? हाँ रश्मिता, सॉरी, ठीक है,
बोला था ना मैंने कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ट्रांसफर करी जा रही है, उस पर टीपीए कानून लागू नहीं होता। टीपीए पहले हाथ खड़े कर देगा, भैया कोर्ट ने ऑर्डर कराया, तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा ना, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी बात। कोर्ट कह रहा है ट्रांसफर करो, कानून कह रहा है ट्रांसफर मत करो, तो किसकी बात माने? कानून की बात माने, कोर्ट की बात माने? तो इसीलिए कानून बनाने वालों का दिमाग बहुत क्लियर था, कानून बनाने वालों का दिमाग बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट की तवज्जो ज्यादा जरूरी है कानून के मुकाबले, इसलिए टीपीए को ऐसी जगह पे लागू ही नहीं करना चाहिए। ठीक है सुनील जी, आपको ये बात अभी थोड़ी सी अनक्लियर होगी क्योंकि ये बात मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा एक बार सेक्शन में 7 पे भी नजर मार लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है, ताकि दिमाग आपका खुल जाए। अभी मैं पूरा बेरक पढ़ाने लग जाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें होने लगेंगी और आप थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगोगे, बट वो मैं चाहता नहीं हूं, आपको फेमिलियर कराना चाहता हूं। ठीक है, तो सेक्शन 7 हमारी बात करता है कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज के लिए। अब सीधी सी बात है, आप थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर करनी है, तो हम दोनों के बीच में एक सेक्शन 7 आ गया टीपीए का, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। तो इसका मतलब क्या है भाई? दोनों पार्टी मेजर होने चाहिए, दोनों पार्टी साउंड माइंड होने चाहिए, और प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट जो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ऐसे होने चाहिए एज पर सेक्शन 6 जो ट्रांसफरेबल इन नेचर के हो। हाँ है ना? ठीक है, और हमारे बीच में कंडीशनल ट्रांसफर भी हो सकता है कि देखो भाई मैं अपनी मूल प्रॉपर्टी 50 लाख की बेचूंगा, बट मैं जब भी बेचूंगा पहले तुम मेरे को 10 लाख रुपए टोकन में नहीं दो, पहले तुम 10 लाख रुपए मेरे को एडवांस पे दो, जब जाके मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। कंडीशनल ट्रांसफर भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ठीक है, तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं सेक्शन 7 जो है एक तरह का एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बिल्कुल है। क्या ये मेरा बोलना ठीक होगा कि सेक्शन 7 ऑफ टीपीए इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? यस, इट मे बी, बिकॉज हमारा सेक्शन 7 भी तो सेक्शन 10 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो भी तो यही बात करता है कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज के लिए कि कौन कौन लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 7 भी वही बात कर रहा है टीपीए का, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरी बात? यहां पे हमारे को कहानी अपनी समझ में आ जाती है। ठीक है, अब चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 आप पढ़ लेना, कंपिटेंस जो कौन कौन से लोग हमारे कंपिटेंट होते हैं ट्रांसफर के लिए। एवरी पर्सन कंपिटेंट, हर एक बंदे को कंपिटेंट माना गया है। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंपिटेंट होगा तो वो टीपीए की नजर में, टीपीए कानून की नजर में वो व्यक्ति अपना सेक्शन 7 के अंदर कंपिटेंट माना जाएगा। ठीक है, और वो अनटाइटल है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए, ट्रांसफरेबल नेचर वाली, मैं बार बार यही वर्ड यूज कर रहा हूं, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी वर्ड यूज करा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन राइट्स, कि उस प्रॉपर्टी में से निकलने वाले जो भी राइट होंगे वो भी राइट हमारे प्रॉपर्टी की नेचर के माने जाएंगे। जैसे सुनील जी ने कल एक एग्जांपल पूछा था मिट्टी निकालने का, तो वो मिट्टी निकालने का राइट भी हमारा प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? चलो जी, और ऑथराइज भी होने चाहिए। ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन इज कंपिटेंट टू ट्रांसफर। ठीक है, जैसे मैंने अपने एजेंट को बोल दिया भाई देख मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी बेच दियो, तो मैंने अपना एजेंट को बोल दिया मेरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए अपना राइट मैंने ट्रांसफर करा है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द टीपीए। ठीक है जी, चलो अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक ना सेक्शन नंबर 3 आता है, अब हम टीपीए को थोड़ा सा डिटेल में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये टाइम है 30 मिनट हमने गुजार दिए हैं, अब से आप ये मान के चलिए टीपीए पूरा डीपली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी की जो हमारी 1.5 क्लास होगी ना, 1 घंटे की कल वाली और आधे घंटे की आज वाली, तो ये जो 1.5 क्लास हमने लगाई है, टीपीए आखिर हमारे को बताना क्या चाह रहा है, टीपीए में आखिर लिखी हुई क्या क्या बातें हैं, टीपीए जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, ये मैंने अपना टाइम डिवोट करके आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी, तो अब सभी लोग जो भी बातें मैं बताऊंगा उसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, उस चीज को नोट डाउन करते रहिएगा। सेक्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं भाई। सेक्शन नंबर 3 आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी हमारी क्लियर होती है। हम मेजरली क्या देखते हैं कि हमारे कानून के अंदर कोई भी हम कानून पढ़ते हैं तो उसमें ना डेफिनेशन क्लॉज होता है, डेफिनेशन क्लॉज होता है, लेकिन यहां पे वर्ड क्या यूज करा हुआ है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जो यहां पर सेक्शन नंबर 3 है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज की इंटरप्रिटेट करके, जैसे कि यहां पे मान लेते हैं पहला मतलब क्या लिखा हुआ है? इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। यहां पे पहला क्या लिखा हुआ है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो यहां पे कहानी लिखी हुई है, ठीक है, कि क्या होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या नहीं होती है, अभी और आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, आप ये समझ के रखो मैंने आपको बस कुछ भी नहीं बताया।
इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट वो समझ में एक बार आ गई ना, मैं कह रहा हूं जीवन भर तक को आपको टीपीए बहुत काम आएगा। आप वकालत के अंदर भी काम आएगा आपके लिए जीवन भर, और एक सराउंडिंग्स में भी काम आएगा। ठीक है, आपकी लाइफ के सराउंडिंग, जिसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, उसमें भी लोगों की आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा हुआ है। वरना तो यूट्यूब पे बतेरी वीडियो मिल जाएंगी आपको कि हम टीपीए पढ़ा रहे हैं, हम टीपीए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो भी बस अपना खाना पूर्ति के लिए होता है बस काम। ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है, अब इसका मतलब, ये इसकी डेफिनेशन नहीं बता रखी, इसको तोड़ मरोड़ के इंटरप्रिटेट करके एक ये कहानी बता रखी है। तो इसलिए यहां पे सेक्शन नंबर 3 इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, इज टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लॉज, कि कुछ भी आगे चल के कोई चेंज आएगा तो वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। समझ गए? बिकॉज इट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। बिल्कुल सुनील जी, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब यही होता है, तोड़ मरोड़ के इस शब्द का क्या मतलब है, आगे चल के कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट आता है तो वो मतलब भी हम इसके अंदर एड ऑन करते हैं, तो इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन। इसमें यह नहीं बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ये है, हमें डेफिनेशन नहीं जानी, हमें पता है भाई क्या होता है डेफिनेशन। आप अगर आईपीसी पढ़ोगे, अब तो आईपीसी है नहीं, ठीक है, अब तो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, वहां पे भी डेफिनेशन बता रखी है, अब मुझे याद नहीं है, बीएनएस के अंदर कहीं तुम मुझसे पूछो, आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 22 था शायद, जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, इमूवेबल के बारे में बात करता है, बट बीएनएस के अंदर नहीं पता मुझे। ठीक है, बट स्टिल चलो, अभी बेरक को हम बाद में देखेंगे, हमारे को डर लगेगा। ठीक है, हम अभी बेरक को बाद में देखेंगे कि हमें डर लगेगा। ठीक है, अभी हम बेरक को बंद कर देते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि सेक्शन 1 हमारा बात करता है कब लागू हुआ, सेक्शन नंबर 2 रिपीलिंग एक्ट्स के बारे में बात करता है, तो उसमें आप बस बेरक को रीड कर लोगे, इट्स सफिशिएंट। सेक्शन नंबर 3 हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब ये इंटरप्रिटेशन हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देने वाली बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत जरूरी चीज है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, प्रीलिम्स में, तो इस पे थोड़ा गौर से समझिएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। मैंने आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब बता दिया ना, कोई भी आपसे पूछेगा इंटरप्रिटेशन क्लॉज का भाई मतलब क्या होता है, आपको अपना खुले तौर पे बताना है। भाई इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है तोड़ मरोड़ के चीजों को एक्सप्लेन करा हुआ है, आगे चल के अगर सुप्रीम कोर्ट साहब ने या कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंट अगर कोई आता है, उसके अंदर कोई नई बात आती है तो वो भी एड ऑन होती है टाइमली बेसिस के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरी बात। चलो, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब अगर मैं डेफिनेशन, अगर मैं सेक्शन नंबर 3 बेरक का खोल के देखूंगा, उन्होंने ना सीधे तौर पे इसका मतलब नहीं बताया हुआ, इसका मतलब सीधे तौर पे नहीं बताया हुआ, इन्होंने बहुत नेगेटिवली डिफाइन करा हुआ है। अगर मैं टीपीए एक्ट खोल के, बेरक खोल के सेक्शन नंबर 3 का सेक्शन 3 ओपन अप करूंगा, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब देखूंगा तो उन्होंने ना नेगेटिवली डिफाइन करा हुआ है। अभी मैं बेरक खोल नहीं रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, अरे हाँ सर नेगेटिवली डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, अभी नेगेटिवली डिफाइन क्यों करा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो लेकिन डज नॉट इंक्लूड 3 चीजें, डज नॉट इंक्लूड 3 चीजें, डज नॉट इंक्लूड 3 चीजें। इन्होंने बोल दिया कि भाई हम स्टैंडिंग टिम्बर और अपना ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, और अपना ग्रास, हम इन चीजों को एक्सक्लूड करके जो बाकी सारी चीजें हैं हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। हमने क्या बोला, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये चीजों को हटा दो, बाकी सारी चीज जो बची अपनी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। मतलब मेरा कहने का ये है, टीपीए एक्ट का सेक्शन नंबर 3 का इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का इनका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो बट स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होगी, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं होगी, ग्रास नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, हर बारी ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आता है कि टीपीए के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस चीज को एक्सक्लूड करा हुआ है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास,
अब आप बोलोगे सर ये मतलब तो बता दो, अरे मतलब बताऊंगा बट थोड़ा याद तो कर लो ना, थोड़े जो रटने वाली चीज है वो तो रट लो, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये तीन चीजें एक्सक्लूड करी गई है इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, वो तो समझ जाओ, भावना समझो, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अच्छा ठीक है यार, टीपीए ने हमारे को ये तो बता दिया, डज नॉट इंक्लूड क्या है, अब व्हाट इज इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट थिंग्स इंक्लूडेड, व्हाट इंक्लूडेड। इसके लिए टीपीए बिल्कुल शांत है, इसके लिए टीपीए कहता है भाई जाओ अपना माथा खुद मारो, इसके लिए टीपीए खुद शांत है कि जाओ अपना माथा खुद मारो। तो हम जो है अपना दिमाग लगाते हैं। अगर मैं देखूं सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये जो समझा रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं बता रहा मैं, ये एग्जाम में आई हुई चीजें हैं और एग्जाम में आता रहता है। 1897 का कानून है। सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का अगर मैं कानून पढ़ता हूं, उसके अंदर सेक्शन नंबर 3 है और क्लॉज नंबर 26 है, जहां पे बता रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। और एक सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ठीक है, वो भी हमारे को बताता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। ये हमारा 1908 है, जैसे मैं आपको बताता रहता हूं, मैंने आपको बोला हुआ भी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको पढ़ा दूंगा जब हम टीपीए कंप्लीट कर लेंगे, उससे 5-7 क्लासेस और लेने के बाद में कर देंगे, ठीक है। और हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे को और चीजें एक्चुअल में सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए तो बताता हुआ ही है, ठीक है। तो ये जो 3 कानून हैं, ये 3 सेक्शंस हैं, इन 3 सेक्शंस को हम पढ़ते हैं और तब हमारे को समझ में आता है कि अरे अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीजें आती हैं, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आपसे कोई पूछेगा यार इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरे को टीपीए में समझना है या टीपीए से मेरे को पढ़ाई करनी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज नहीं आती, ठीक है, क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज नहीं आती, तो भाई मेरे को बता दो यार, मैं कहां से पढ़ूंगा। तो आप बोलोगे पहली बात आपको सेक्शन 3 क्लॉज 26 जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए पढ़ना पड़ेगा। जब ये 3 चीजें पढ़ लोगे तब आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब मैंने जो है अगर सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट अगर खोल के देखा, उन्होंने मेरे को क्या क्या बताया हुआ है, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया हुआ है, आप ना लिख लो इसको, आप अपनी कॉपीज में लिख लो, जितना लिख लोगे उतना सही रहेगा। लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, पहले ऐसे ना क्वेश्चन बना लेना भाई, देखो ऐसे ना प्रॉपर तरीके से अपने क्लास नोट्स बना रहे हो तो लगना चाहिए कि भाई हमने नोट्स बनाए हैं, ऐसे खाना पूर्ति मत करना। मैंने पहले सेक्शन 3 लिखवाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखवाया, नेगेटिवली डिफाइन लिखवाया, डज नॉट इंक्लूड, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, इसके बारे में पूरी राम कथा है, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। अब यहां पे हमने क्वेश्चन बनाया व्हाट इंक्लूडेड इन इट, मतलब क्या क्या चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड हैं, फिर ये 3 सेक्शन लिखे, फिर इसमें मैंने आपको बता रहा हूं एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट के तौर पे उन्होंने क्या बताया हुआ है, इस कानून के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया हुआ है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट समझ में आ गया। सेलमेंट ने क्या बोला है, राइट्स, इस कानून ने क्या बोला है, बेनिफिट्स, कि जैसे कि मेरे को रेंट ले रहा हूं मैं, तो रेंट क्या है, मेरा राइट है, मेरा बेनिफिट भी तो है, तो जो मेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं वो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने कल के एग्जांपल में आपको ये पॉइंट पहले क्लियर कर दिया था, सेलमेंट की डेफिनेशन का सहारा लेते हुए, हाँ है ना, बट इस कानून का सहारा लेते हुए हमने एक वर्ड नया सीखा, बेनिफिट्स, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स attached to the earth, attached to the earth and things permanently fastened, फास्टेंड का मतलब होता है जो गड़ी हुई है, ठीक है, परमानेंटली फास्टेंड
टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, फुल स्टॉप। तो यहां पे हमने तीन शब्दों पे सबसे ज्यादा गौर करा है, तीन शब्दों पे ज्यादा गौर करा है। एक शब्द है हमारा बेनिफिट, ठीक है, एक शब्द है हमारा बेनिफिट। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद बेनिफिट अटैच्ड, ठीक है, और यहां पे आ जाता है हमारा परमानेंटली फास्टेंड, परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ, ठीक है, परमानेंटली फास्टेंड टू दी अर्थ। तो ये तीन शब्द हैं जो मेरे को इस डेफिनेशन से पता लगे कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है उसमें से कोई बेनिफिट निकल रहा है, वो मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर कोई चीज मेरी गड़ी हुई अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है। अटैच का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा कमरा है, अब इस कमरे को उठा के मैं कहीं लेके जा सकता हूं? नहीं, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन कमरे के अंदर मेरा पंखा भी तो लगा हुआ है, क्या पंखे को मैं पंखा ऐसा है कि इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी ले जाओ? नहीं भाई, पहले पूरा उखाड़ना पड़ेगा फिर लेके जा सकूंगा। लेकिन अभी पंखा अटैच्ड है, या फिर एसी अटैच्ड है, ये लाइटें अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मेरे पे ये वाली लाइट रखी हुई है, ये वाली, ठीक है, इसको मैं उठा के अपना कहीं भी लेके जा सकता हूं, तो ये मेरी अटैच तो है नहीं, ठीक है। ये वाली लाइट जो है मेरी अटैच तो है नहीं, ठीक है, अभी अटैच नहीं है, तो इसको मैं, ये मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। ये धरती से अटैच नहीं है तो ये मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। ये पंखा धरती से अटैच हुआ हुआ है, एसी धरती से अटैच हुआ हुआ है, दीवार के अंदर गुदा हुआ है, ठीक है। और ये घर धरती से अटैच्ड है, धरती के अंदर गड़ा हुआ है ये घर, ठीक है। तो अब ये मेरा जो मेरे ये सारी चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरे को कोई भी प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर मेरे को कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो तो है ही मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मेरे को कोई, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से चीजें अटैच्ड है, धरती से कोई चीजें अटैच्ड है, वो भी मेरी क्या मानी जाएंगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में मानी जाएंगी। ये बात मेरे को कहां से पता लगी? सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26, यानी कि सेक्शन नंबर 3 के अंदर, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर जो मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता रखी है, उसको मेरे को किसके साथ पढ़नी पड़ती है? सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। मेंस के अंदर लिखना होगा तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ये मेंस के अंदर आपको चीज एक्सप्लेन करने को पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मेरी सीढ़ियां हैं, पंखे हैं, एसी है, ये सब चीजें क्या होती है? ये हमारी अटैच्ड है धरती से, परमानेंटली अटैच्ड है। अब इनको हटाना है तो पहले उखाड़ना पड़ेगा। जैसे उखाड़ दोगे, पंखे को उतार दोगे, वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से हट जाएगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, लिख लो आप अपनी क्वेश्चन बना के, कॉपीज में ना क्वेश्चन बना के लिखते चलो भाई, ये साथ साथ चीजें काम आएंगी जीवन में। मैंने क्या बोला? जो मेरे मुंह से बात निकल रही है वो लिखते चलना, ठीक है। कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन सी चीज आपके पेपर में आएगी और आप सर पकड़ के बैठे रहोगे, अरे यार सर ने बताई थी, याद नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसा ना हो, तो क्वेश्चन बना के लिखो एक, व्हाट इज अटैच्ड टू द अर्थ? 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 ठीक है, देखो इसका सीधा सा मतलब है, ऐसी मतलब कौन सी चीज को हम बोलेंगे भाई? जैसे मैं बोल रहा हूं मेरा एसी तो धरती से गड़ा हुआ है, भाई ये तो मैं बोल रहा हूं ना। कानून इसको क्या कानून कैसे इसको डिफाइन करता है? कानून का मतलब क्या, मतलब कानून ने इस बारे में क्या बोला हुआ है? कानून ने इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया हुआ है कि ऐसी कौन सी चीज होगी या कब वो चीज मानी जाएगी कि वो धरती से अटैच्ड है? बताओ जरा, कॉमन सेंस से बताओ, सीधी सी बात है भाई। अगर कोई रूटेड है, रूटेड जिसकी जड़ें धरती से जुड़ी हुई हो, ठीक है, या फिर कोई एम्बेडेड हो, एम्बेडेड की स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, आई एम, एम्बेडेड के ब्रैकेट में आप लिख लेना धसा हुआ, ध से धरना, ठीक है, धसा हुआ। मैंने धसा हुआ ठीक लिखा है? ठीक है, रूटेड का मतलब जिसकी जड़ें जो है धरती से जुड़ी हुई हैं, वो हमारा अटैच टू द अर्थ माना जाएगा। या फिर जो एक्चुअल में धसा हुआ है, जैसे मेरा एसी धरती के अंदर धसा हुआ है, ठीक है। अब मैं दिखा तो सकता नहीं ना, कैमरा अगर मोड़ूंगा तो फिर वो सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है। या आपके घर में पंखा लगा होगा तो वो देख लो धसा हुआ है आपका पंखा भी, या ठीक है, समझ गए नहीं बात? तो ये सब चीजें क्या मानी जाएंगी? अटैच टू द अर्थ है।
तो इससे हमारे को एक और सवाल का जवाब मिला कि व्हाट थिंग्स या व्हाट इज अटैच टू द अर्थ। इस कि अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो रूटेड हो या कोई एम्बेडेड हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि डज नॉट इंक्लूड में हमने क्या पढ़ा था? डज नॉट इंक्लूड में हमने क्या पढ़ा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी में डज नॉट इंक्लूड में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पहला स्टैंडिंग टिम्बर, ये इंक्लूडेड नहीं होता इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ठीक है, ग्रास। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब हमने आईपीसी पढ़ा हुआ है, हमने थेफ्ट पढ़ा हुआ है सेक्शन 378, सर उसमें हमने थोड़ा सा मतलब अलग पढ़ा था। हाँ भाई, उसमें थोड़ा मतलब अलग है, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स की तो जड़ें, मतलब जो ग्रोइंग क्रॉप्स का अभी चलो मतलब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। ये लिखने के बाद ना नीचे पॉइंटर्स बना लो, ऐसे 1 2 3 ऐसे पॉइंटर्स बना लेना। पहला पॉइंट लिखो, ये स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे मैंने रूटेड वर्ड यूज करा, एम्बेडेड वर्ड यूज करा कि सर ग्रास भी तो जमीन के अंदर ही धसी होती है, फिर आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल रहे? अरे ग्रोइंग क्रॉप्स, गन्ना जो होता है वो उगना चालू होता है, तो वो भी तो ग्रो हो रहा होता है, वो भी तो जमीन के अंदर धसा हुआ है, आपने उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों नहीं बोला? ठीक है। स्टैंडर्ड टिम्बर वही एक पेड़ ही तो होता है, लवारी, मतलब ऐसा पेड़ जो अपना जमीन में तो गड़ा हुआ है लेकिन उसमें से पत्तियां नहीं निकल रही। बेजान पेड़ देखे ना गांव वगैरह में, जंगल वगैरह में बेजान पेड़ होता है जिसमें से पत्ते नहीं निकल रहे हैं, जिसमें, अरे मूवीज में भी यार, इंस्टाग्राम पे भी आपने बहुत देखा है, जिसका पेड़ का वो काट देते हैं, वो गोल गोल सा वो रह जाता है धसा हुआ, अब उसको लोग टेबल की तरह यूज करते हैं, टेबल पे खाना वाना खाने के लिए, लेकिन वो पेड़ तो जमीन के अंदर ही धसा हुआ होता है। बट सर आपने भी आपने हमारे को भी एक चीज सिखाई कि व्हाट इज अटैच टू द अर्थ, रूटेड, जो उसकी जड़ें अंदर तक धरती के अंदर हो या जो जमीन के अंदर धसा हुआ हो, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, मतलब अटैच या परमानेंट अटैच मानी जाएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। बट सर ये तो स्टैंडिंग टिम्बर भी धसा हुआ है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी धसी हुई है, ग्रास तो वैसे ही धसी हुई रहती है, जब तक उनको उखाड़ेंगे नहीं तब तक वो अलग नहीं होंगी, वरना धरती में गड़ी रहती है। तो फिर भी आप सर, हाँ हैंडपंप वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी ना, ठीक है। लेकिन सर आप इन चीजों को तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल नहीं रहे यार, ऐसे तो ये तो गलत बात है सर। मैं गलत बात नहीं है भाई, कानून ने ये बोला हुआ है, और जो कानून ने बोला होगा मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा। अगर कोई प्रेसिडेंट होगा कोई चेंज करने का तब मैं आपको वहां पे जजमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अभी मुद्दे पे आते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पे लिख लो। अच्छा इसका भी थोड़ा सा मैं आपको दिमाग थोड़ा क्लियर कर देता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सस्पेंस पे रहो, सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बोला था, यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जनरल कोई भी बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट वो हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। टीपीए की नजर में ना ये जो हमारा ग्रोइंग क्रॉप्स है, इन ग्रोइंग क्रॉप्स, आप गन्ना उगा किस ले रहे हो? आप गन्ना उगा किस ले रहे हो? ऐसे ही उगा रहे हो? आपको पता है ना कि जब गन्ना उगेगा काट के फिर मैं इसको बेचूंगा, इसलिए तो उगा रहे हो? बताओ जरा, आप गन्ने को किस, या जो भी अपनी हमारी पेड़ वो जो उगते हैं खाने पीने वाली चीजें, हमारे प्लांट्स वगैरह, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, वो सब इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स के अंदर ही आ जाती हैं। आपको पता है ना आप उगा किस ले रहे हो? पता है जब ये उग जाएंगी, पक जाएंगी, इनको काट के हम बेचेंगे, हाँ है ना, इसलिए तो उगाते हो आप। तो इसी आपको पता है ग्रास ज्यादा उग जाती है, काट देते हैं हमने, फिर जब ज्यादा उग जाती है फिर काट देते हैं, फिर उग जाती है फिर काट देते हैं, हाँ है ना। तो टीपीए की नजर से आप सोचोगे, अगर टीपीए की नजर से सोचो, आसपास के जो आईपीसी वगैरह ये सब चीजें साइड रखते हुए, टीपीए का यह मानना है कोई भी चीज जो अपने फायदे के लिए उगाई जा रही है, ठीक है, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैग नहीं देंगे। अब जो ये स्टैंडिंग टिम्बर है ये कुछ काम का नहीं है, बेजान पेड़ हो गया, इसको मैं अब आगे कुछ उगा नहीं सकता, अगर ना ये उगेगा, ना ये पत्तियां देगा, ना ये कोई बेचने वाली चीजें मेरे को प्रदान करेगा, इसलिए इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे मत देखो। अगर कोई भी क्रॉप्स है, मेरे को पता है मैं उगाऊंगा इसे, मेरे को पता है आगे चल के मेरे को काट के इसको बेचनी है, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की नजर से मत देखो।
ग्रास है वो उगती हैं कटती हैं, उगती हैं कटती हैं, इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी की नजर से मत देखो। इनसे मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा, काट के मैं इनको बेच नहीं पाऊंगा, इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की नजर में टीपीए ने इसको क्लियर कर दिया कि ग्रोइंग क्रॉप, ये स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई सीधे शब्दों में। अब इसको आप जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट करना हो वो इतना मर्जी कॉम्प्लिकेट करते रहो, जो मैं आपको ये 3-4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ये पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मन की शांति के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि सर ये स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को हम अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हम क्यों नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ये तो रूटेड होती है धरती से, ये तो एम्बेडेड होती है धरती से, फिर भी क्यों नहीं डाल रहे हैं। रीजन बता दिया, लॉजिक बता दिया। ठीक है, अब भूलना मत। चलो लिख लो पहले, एनी प्लांट और ट्री, पहला पॉइंट लिखो यहां पे पहला पॉइंट लिखो, एनी प्लांट और ट्री any plant or tree which is growing are rooted into the earth, any plant or tree which is growing are rooted into the earth are immovable property, are immovable property। मैंने वर्ड यूज करा है प्लांट और ट्री, जहां ठीक है कोई ऐसा हरा भरा प्लांट, हरा भरा पेड़ जो जमीन से गड़ा हुआ है, ठीक है, और बड़ा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड टिम्बर के बारे में अलग एग्जांपल दिया है। स्टैंडर्ड टिम्बर मतलब जो बेजान है, ना तो वो ग्रो होगा ना कुछ होगा, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? लॉजिकली बताओ पहले तो, अरे लॉजिकली बता दो। तो एनी प्लांट और ट्री which is growing are rooted into the earth are immovable property। अब ना आपने पहला पॉइंट लिखा ना यहाँ पे, इससे ऊपर ना एक केस लॉ लिख लो यार। ये बात एक्सप्लेन करी गई थी एक केस के अंदर, ये बात एक केस के अंदर लिखी गई थी, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है ना, ये ना अपने कॉपीज में केस लॉ लिख लो। कोर्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि भाई साहब आप स्टैंडिंग टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्यों नहीं डाल रहे हो। तब बॉम्बे हाई कोर्ट, ये मतलब इस केस के अंदर शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 के केस के अंदर कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन करा था। पहला पॉइंट ये बताते हुए फिर दूसरा पॉइंट भी लिखवा रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखवाया था कि अपना कोई भी प्लांट होता है या कोई भी ट्री होता है जो ग्रोइंग नेचर का होता है, ठीक है, और जो धरती से अटैच्ड होता है, रूटेड होता है, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में डालते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, स्टैंडिंग टिम्बर कॉमा एनी वुड which is stop growing which is stop growing which is stop growing which is stop growing are movable property, are movable property। स्टैंडर्ड टिम्बर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सूखी लकड़ी, ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सूखी लकड़ी जो ग्रो नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब बताओ, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 के केस में स्टैंडिंग टिम्बर को हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं माना है, ये क्लियर हो गया है। तो आपसे एग्जाम में अगर स्टैंडिंग टिम्बर पे आएगा तो ये केस लॉ आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अब एक और पॉइंट लिख लो, अब एक और पॉइंट लिख लो। अब ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, थर्ड पॉइंट, ये शांताबाई का जजमेंट नहीं है, ये थर्ड पॉइंट मैं आपके ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास के पॉइंट व्यू से लिखवा रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? कि अपनी कॉपीज में एक लाइन छोड़ के भी आप एक ऐसा नया स्टार बना के लिख सकते हो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि शांताबाई के जजमेंट में स्टैंडिंग टिम्बर के लिए 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे गए थे। अभी जो थर्ड पॉइंट सर लिखवाए हैं ये ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? लिख लो जरा फिर। ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? उगती हुई फसल। ग्रोइंग क्रॉप्स के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो उगती हुई फसल,
ताकि अब जब रिवाइज करोगे ना आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए आप अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। इन्हें जो है मतलब क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्यों नहीं डाला हुआ है, ये भी तो गुदी हुई होती है। इन्हें जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक, देखो ग्रोइंग क्रॉप्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए बोला गया है कि भाई देखो इनको जब तक हम अलग नहीं करेंगे ना, ठीक है, इनको जब तक हम अलग नहीं करेंगे जब तक ये किसी काम की नहीं है। ये गन्ना जो है जब तक गन्ने को काट के आप बेचोगे नहीं, इसका गन्ने का रस नहीं निकालोगे, गन्ने से चीनी नहीं बनाओगे, तब तक गन्ना कोई काम का नहीं है। गन्ना उगाते रहो उगाते रहो उगाते रहो, जब तक इसे काटोगे नहीं, बेचोगे नहीं, रस नहीं निकालोगे, चीनी नहीं बनाओगे, तब तक गन्ना कोई काम का है बताओ जरा। जब तक इसको आप यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक ये गन्ना किसी काम का है नहीं है। तो अगर ये किसी काम का ही नहीं है, जब तक इसे काटेंगे नहीं, तो गन्ने को तब तक टीपीए की नजर से हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब तक ये क्या है, इमूवेबल, सॉरी ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इतनी बात क्लियर हो गई, लिख लो। ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती हुई फसल, इन्हें जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक वह किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोइंग क्रॉप्स को हमने क्या दर्जा दिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया है। ग्रोइंग क्रॉप्स को हमने किस चीज का दर्जा दिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया है। और अब लास्ट बात आ जाती है ग्रास की। ग्रास हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कि जब तक उसे काटोगे नहीं, जब तक ये किसी काम की नहीं है। ग्रास का वैसे ग्रास किसी काम की होती भी नहीं है। क्या ग्रास को काट के आप कहीं यूटिलाइज कर सकते हो, भाई कहीं नहीं कर सकते, ग्रास किसी काम की होती ही नहीं है। ठीक है, ग्रास एक बार काट दो, 2 दिन ऐसी छोड़ दो, खराब हो जाएगी, मतलब गल जाएगी वो। ठीक है, तो ग्रास को हम वैसी मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मूविंग इन नेचर की होती है, काटते हैं फेंक देते हैं, काटते हैं फेंक देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बताइए जरा। ठीक है, चलो फिर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर के लिए शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का जजमेंट है जिसमें इस बात को एक्सप्लेन करा, और आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है फिर, और कल की क्लास में हम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी समझेंगे, क्योंकि यहां पे मैंने लिखवाया है ना कि इस कानून में क्या बोल रखा है, इसमें ये इसकी बारी आएगी, फिर टीपीए तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, टीपीए तो हम पढ़ ही रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास के अंदर जो पढ़ाई हुई चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको मजा आया होगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे पूरा टीपीए आपके हाथ में होगा, बट याद रखना प्लीज रिवाइज करते चलो भाई। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपको हर क्लास का, पुरानी क्लास का रिवाइज कराता चलो पहले क्लास के 5-7 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम आगे की कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। और सुबह ना 11 बजे आ जाया करो तुम लोग, यार आते नहीं हो। ठीक है, सुबह जो है 11 बजे मुस्लिम लॉ की क्लास में आ जाया करो, कुछ टाइम ही बचा है बस, मुस्लिम लॉ खत्म होने वाला है। बाकी हिंदू मैरिज एक्ट के आजकल में सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, बस